हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और सेम पैटर्न रहता है, बस वैल्यू चेंज कर दी जाती है और कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। एमएस एक्सेल की बात कर रही हूँ। एमएस एक्सेल से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एक तरह से एक ही पैटर्न इफ या सम इफ से ही पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कोशिश करूंगी कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक टेबल बना के दी गई, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था इसलिए एक पेज में पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया। तो पहले टेबल देख लीजिए। ये एक टेबल है, इस टेबल को हमें फिल करना है। फिल करने के लिए कुछ डेटा दिया गया है, ये वो डेटा है, राइट। इस कंडीशन से हमें वो टेबल फिल करनी है। अब देखें, ये सब पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। देखो, एक कंडीशन होती है ये इफ, एक कंडीशन है इफ, और ये कैसे काम करती है पहले हम ये देखते हैं। इफ के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, इफ कंडीशन, यदि यह सत्य है तो, इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी है, जो भी सिचुएशन है, अगर वो सही है तो हम इफ के जाएंगे अंदर, इफ के अंदर जाएंगे और जो काम हमें कहा जाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, ये हमको मिलेगा रिजल्ट। तो अगर ये कंडीशन सही है तो हमको ये मिलेगा रिजल्ट। अगर ये कंडीशन गलत है तो हमको उसको हम बोलते हैं एल्स, दूसरा रिजल्ट मिलेगा। ये है रिजल्ट 1 और यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट 2। देखें, अगर इफ के अंदर की कंडीशन सही है तो ये रिजल्ट मिलेगा, अगर इफ के अंदर की कंडीशन गलत है तो यहाँ से देख रहे हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे और हमको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसी को हम अगर एक स्टेटमेंट में लिखें या आप कहें एमएस एक्सेल की भाषा में लिखें तो वो बोलता है इफ कंडीशन। इसका मैं एग्जांपल भी बताती हूँ पहले, इजी। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन सही है तो इसी लाइन में आगे बढ़ जाएं। अगर कंडीशन सही है तो रिजल्ट 1 और नहीं तो रिजल्ट 2। अगर कंडीशन गलत है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना है। तो अगर कंडीशन सही है, जो भी कंडीशन यहाँ पे लिखी है, अगर वो सही है तो रिजल्ट 1 दे दीजिए, नहीं रिजल्ट 2 दे दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए इसका। मान लीजिए x बराबर है, यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, नाउ x हमेशा 4 से बड़ा होगा, तो x अगर 4 से बड़ा होगा तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम लिखें या फिर पहले ऐसे लिखिए, x इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, और अब कंडीशन लगाइए इफ, यदि x बड़ा है, x बड़ा है 5 से या x बड़ा है 4 से, तो हमें क्या करना है, ये लिखना है कि आंसर इज 5, राइट। अगर x बड़ा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लिखें रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। देखो, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर x की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर, तो अब चेक करिए, यदि x बड़ा है 4 से, यदि x बड़ा है 4 से, एकदम सही बात है, x 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर इज 5 क्या टाइप हो जाएगा, या रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, रिजल्ट मिल जाएगा कि आंसर क्या है आपका 5, आंसर इज 5। ये बस ऐसे यही लिख के आ जाएगा ना। अगर x यहाँ पे ये कंडीशन थी तो ये वाला आंसर आ गया, आपका जो रिजल्ट आएगा, ये जो आंसर आएगा वो ये आ गया। लेकिन अगर ये कंडीशन ये हो जाती x इज़ लेस दैन 4, x इज़ लेस दैन 4, तो अब x तो 5 है, 4 से छोटा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में क्या आंसर आता, ये वाला रॉन्ग
आंसर। कहने का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन जो भी है ये सही है तो यहाँ जाएंगे, नहीं तो इसको स्विच करके यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। और अब अगर आप पीछे आएँ तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। यदि ये बराबर है इसके, अभी हम रेफरेंस की या फिर B2 D1 की बात नहीं कर रहे हैं, बी सिंपल, अगर B2 बराबर है D1 के, ये क्या है अभी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना देखिए, B2 बराबर है D1 के, तो क्या आएगा, अगर ये सही है B2 D1 के बराबर है तो आंसर आएगा A2, नहीं तो आंसर आएगा 0, ठीक है। अगर ये इतनी चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी आपकी सिर्फ एक्सेल की। एक्सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखें। एक्सेल फाइल में आपकी कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होती हैं, राइट। जो इस तरह से हैं इनको हम बोलते हैं रोज़। हॉरिजॉन्टल आपकी क्या होती है, रोज़। वर्टिकल आपके होते हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोज़ स्टार्ट होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ए से, A B C D इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएंगी। कॉलम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका, ये आपका E F G H आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कुछ और एक आध लिख लीजिए, E F G, ठीक है, इसी तरह से आगे की चीज़ें ना। और जो कॉलम स्टार्ट होते हैं, सॉरी ये आपके क्या है, कॉलम्स A B C D E F G, ये आपके कॉलम्स है, ये आपकी क्या है, रोज़, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ये आपकी रोज़ है। अब ये जो सेल है, ये जो बॉक्स की तरह दिख रहे हैं, इस सेल का मान, जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं कि ये कौन सा सेल है, तो इस सेल की वैल्यू हो जाएगी इस कॉलम का नाम और इस रो का नाम। तो ये A1 सेल है, ये कौन सा सेल है, तो ये और ये मिला के हो जाएगा B1। ये कौन सा सेल है, ये हो जाएगा C1। इसी तरह इस सेल की बात करें तो ये हो जाएगा A ऊपर से कॉलम और 2 आपकी रो, ये B कॉलम है और सेकंड रो है, C कॉलम है और थर्ड रो है। इसी तरह आपका पूरा, इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा A4 B4 एंड C4। ये आपका एक्सेल शीट में इस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। नाउ अब बात करेंगे कि ये जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं इसमें हम। ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इस तरह, पूरा का पूरा टेबल चला गया, राइट। चलें अभी थोड़ी देर के लिए उसको मैं करती हूँ, फिर हम अंडू कर देंगे। अब वैल्यूज़ कैसे फिल करते हैं, वैल्यूज़ फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल देखें, जैसे ये D है, राइट, यहाँ पे अगर मैंने फिल कर दिया 1, राइट, कहीं भी ये A1 B1 C1 कहीं भी फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फिल कर दिया यहाँ पे 1। अब जब मैंने 1 फिल किया और अब इसको, अगर इस 1 को मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आऊँगी और इसको ड्रैग से ड्रैग करके ड्रॉप करना मतलब इसको उठा के नीचे तक मैं ड्रॉप कर दूँगी। इस 1 को लिया और फिर सिलेक्ट करके नीचे तक मैंने ड्रॉप कर दिया, तो अब ये ऑटोमेटिक इतना समझदार है कि इसको पता है कि A के बाद 2 3 4 नंबर हमें लिखना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैंने 1 लिखा था और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक लिख दिया तो उसने 1 2 3 4 नंबर लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 1 लिखा और इसके बाद मैंने लिख दिया 3, 1 के बाद मैंने लिख दिया 3, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 के बाद क्या आया है 3, मतलब 2 हमने गायब कर दिया, तो यहाँ पे भी 3 के बाद 4 नहीं लिखेगा, ये 5। अब इसको ये समझ में आएगा कि ये ऑड नंबर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा 5 और 7, क्योंकि 1, फिर उसको समझ में आया कि 2 इन्होंने नहीं लिखा 3 लिखा, फिर आगे ये 4 नहीं लिखना चाहते होंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, क्लियर है। तो इस तरह से ये आपका एक्सेल शीट काम करती है। नाउ अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका टेबल है, इसको मिटाइए, फिर से टेबल यहीं पे क्रिएट करते हैं। सी, अब बात करेंगे ये जो B2 है D1 है, ये तो आपको समझ में आ गया B2 क्या है D1 क्या है, लेकिन ये जो डॉलर का साइन लगा है ये क्या होता है।
तो देखें कई बार हमें ज़रूरत पड़ती, क्योंकि अब एक्सेल शीट का क्या काम है कि वो जैसे ही आप ड्रैग और ड्रॉप करते हैं उसी हिसाब से वैल्यूज़ को फिल करता चला जाता है, उसी हिसाब से वैल्यूज़ को भरता चला जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे अगर हमने 2 वैल्यू ले ली है, जैसे एक सेल हमने ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे 1 2 3 4, आपने लिया है B2, राइट, B2। तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू जो हो वो आपकी B3 हो। नेक्स्ट वैल्यू आपने सिलेक्ट क्या किया है, इतना पूरा सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं नेक्स्ट वैल्यू B3 ही हो। तो आप क्या करेंगे, B को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, C2, नेक्स्ट वैल्यू होगी D2, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसी कॉलम में काम करें, B वाले कॉलम में ही काम करें, तो हम B को फिक्स कर दें, B1 B2 B3 B4, इसी कॉलम में हम आगे बढ़ते रहें। तो हम क्या करेंगे, B को फिक्स करने के लिए B के आगे डॉलर लगा दिया, तो अब क्या फिक्स हो गया, B, और 2 के आगे कुछ नहीं लगा, तो ये 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 ये आगे बढ़ता रहेगा। अब अगर हम इसकी बात करें D, हम चाहते हैं कि D E F चेंज होता रहे, लेकिन ये हमेशा क्या रहे, 1, मतलब D1 के बाद E1 आए, F1 आए, C1 आए, लेकिन 1 चेंज ना हो, सिर्फ D चेंज हो, ठीक है। तो हमने किसके आगे लगा दिया, $1 के। अब हम चाहते हैं दोनों ही वैल्यू चेंज ना हो, तो हमने लगा दिया $B $2। तो अब ना ही B चेंज होगा ना ही 2। अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको घसीट के आप पूरा यहाँ तक लेके आएंगे, तो भी जहाँ पे भी B2 की वैल्यू इस्तेमाल होगी वो B और 2 की ही वैल्यू इस्तेमाल होगी। ऐसा नहीं होगा कि B के बाद C आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, नहीं, हर जगह पे B होगा और 2 होगा, यहाँ पे भी B2, यहाँ पे भी B2, यहाँ पे भी। अदरवाइज अगर हमने कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ B2 लिख दिया, तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे C2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, यहाँ पे D2 की वैल्यू ली जाएगी, यहाँ पे फिर से B3 की वैल्यू ली जाएगी, फिर C3 की वैल्यू, मतलब ये बदलती रहेगी। लेकिन हमने क्या किया, फिक्स, कि यहाँ जाएंगे तो भी B2, यहाँ जाएंगे तो भी B2, यहाँ जाएंगे तो भी B2, कहीं भी जाइए B2 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो गई हो, तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक तो आपकी कंडीशन है इफ़, राइट, इफ़ $B2, इसका मतलब हमने क्या किया है, B को फिक्स कर दिया है और यहाँ पे 1 को फिक्स किया है। अब टेबल पे आइए, हमने यहाँ पे जो लिया है, हमने क्या लिया है, $B2, मतलब अगर हम कहीं भी रहेंगे, हम इसी टेबल में जब भी कंपेयर करेंगे, जब भी इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इसी वाले कॉलम में रहेंगे। बस ये 2 की जगह 3 4 5 6 नीचे आते चले जाएंगे, लेकिन कॉलम हमारा यही रहेगा, क्योंकि हमने लगा दिया $, तो B हमारा हो गया फिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम D और $1, मतलब D आपका चेंज होता रहेगा। अगर आप यहाँ चले गए तो E हो जाएगा, यहाँ चले गए तो D की जगह F हो जाएगा, लेकिन रहेगा 1 ही। मतलब अगर आप यहाँ पे भी आएंगे तो भी D की जगह क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी आएंगे तो क्या आएगी, D1 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे आएंगे तो भी E1 की वैल्यू, यहाँ पे आएंगे तो भी F1 की वैल्यू। समझ रहे हैं, क्योंकि 1 को हमने कर दिया फिक्स, राइट। कहीं भी चले जाइए 1 फिक्स है। D के बाद अगर E वाली कॉलम में है तो E आएगा, F वाले कॉलम में है तो F आएगा, C वाले कॉलम में है तो C आएगा, लेकिन 1 हमारा क्या है, फिक्स है। अब फिर से देखिए इसको ना, जो आपका वैल्यू, जो आपका फॉर्मूला दिया है दिस वन, ये बोल रहे हैं कि अगर B2 बराबर है D1 के, पहले तो ये चेक करें तो हमारा आंसर आएगा A2। अगर B2 बराबर है D1 के, B2 कौन सा है, अच्छा ये क्या है, यहाँ से 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 ये आपका B1 है, ये आपका D1 है, ठीक है। ये आपका है B1, ये है C1, ये है D1। B2 कौन सा है, ये वाला है। चेक क्या करना है कि B2 बराबर है किसके, D1 के। क्या पंजाब और हरियाणा सेम है,
नहीं, B2 जो है आपका वो हरियाणा के बराबर नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या लिखना है, अगर कंडीशन फेल हो गई, यहाँ पे क्या था, B2 D1 के बराबर है, नहीं, B2 पंजाब है, D1 हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, 0। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 0। क्यों लिखा, क्योंकि B2 और D1 बराबर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसी कॉलम में आगे बढ़िए, तो B2 का क्या हो जाएगा, B3। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, B3, है ना। देखो B फिक्स है क्योंकि B के आगे हमने लगाया $, लेकिन 2 के आगे तो कुछ, तो जब नीचे आएंगे तो 3। तो अब किसको चेक करेंगे, हरियाणा को। हरियाणा को चेक करेंगे किसके साथ, D। क्या से, अच्छा किसके साथ चेक करेंगे, किस कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं हम, इसमें, इस वाले पोर्शन में, राइट। लेकिन 1 आपका सेम ही होगा, मतलब D1 से ही चेक करेंगे। B3 को भी D1 से ही चेक करना है, इसीलिए 1 आपका फिक्स कर दिया गया कि जो भी वैल्यू आएगी सबको इसी से चेक करना है। देखेंगे अगर हरियाणा है तब तो यहाँ पे कुछ अलग लिखेंगे, अगर हरियाणा नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, B3 बराबर है D1 के, क्या है यहाँ पे, $1। B3 क्या बराबर है D1 के, मतलब हरियाणा के, हाँ यहाँ भी हरियाणा है, यहाँ भी हरियाणा है। तो अब क्या आंसर आएगा, $A2। आंसर क्या आना चाहिए था, $A2, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, $A2। तो यहाँ पे किसको फिक्स किया गया है, A2 को। किसको फिक्स किया, A2 को, सॉरी यहाँ पे क्या है, $A2। तो $A को फिक्स किया है कि मतलब अगर आप जाएंगे तो आगे यहीं पे ऐसे 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 से आगे बढ़ेंगे। और 2 पे है तो 2 होगा, 3 पे है तो 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3। तो यहाँ इस वाले कॉलम में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हरियाणा का सोनीपत। सोनीपत है ना, A3 आंसर आ जाएगा ना। A को फिक्स किया है, 2 3 4 5 तो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब फिर से चेक करेंगे कि B2 था ना, बट यहाँ पे पहुंचे तो ये हो जाएगा B4। B को फिक्स किया है, इसी वाले लाइन में रहेंगे। वहाँ पे A को फिक्स किया है, उसी वाली लाइन में रहेंगे। यहाँ पे 1 को फिक्स किया कि यहाँ पे पहुँचेंगे तो भी हमारा क्या होगा, D1 ही होगा, मतलब कंपेयर इसी से करेंगे। तो B4 को, ये क्या है आपका B4 को चेक करिए D1 से। यूपी बराबर है हरियाणा के, नहीं, लिख दो 0। फिर आगे MP बराबर है हरियाणा के, नहीं, 0। अगर कंडीशन फॉल्स होती जा रही है तो 0 लिखेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो A2 की वैल्यू या A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू A5 A6 A7 ये वैल्यू लिखेंगे। HP बराबर है हरियाणा के, नहीं। MP बराबर है हरियाणा के, नहीं। हरियाणा बराबर है हरियाणा के, क्योंकि अब ये क्या हो गया, B8 और D1 क्या बराबर है, हाँ, क्या लिखेंगे वैल्यू, A8, पानीपत। क्या लिख दिया, पानीपत। नेक्स्ट, MP बराबर है हरियाणा के, नहीं, 0। इसको हमने कर दिया कंप्लीट। अब आगे बढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगाया गया है, D2 से F9 तक। यही सेम फॉर्मूला D2 से F9 तक लगाया गया है। तो D2 के लिए D2 की वैल्यू ली गई है, F9 के लिए F9 की। तो D2 से F9 का मतलब यहाँ से लेके, ये वाला कॉलम आपका D2 है, यहाँ से लेके ये वाला जो सेल है D2, यहाँ से लेके और F9 आपका कौन सा है, ये वाला, मतलब पूरा इतने से इतने में इसको पेस्ट किया गया है, इतने से इतने में पेस्ट किया गया है। इसमें जब हम पेस्ट करेंगे तो एक लाइन तो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसको कैसे फिल करेंगे, इसको कैसे फुलफिल करेंगे, 1 को हमने किया है फिक्स, तो 1 ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे आ जाएंगे तो D की जगह पे क्या हो जाएगा, E, राइट। जब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो D की जगह E हो जाएगा, 1 हमने फिक्स किया है, 1 ही रहेगा। यहाँ पे सेम $B2 है तो इसी वाली लाइन में जाएगा, B वाली लाइन में ही जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 बढ़ता चला जाएगा। और A को फिक्स किया है तो इसी वाली लाइन में रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये खत्म हो गया तो आगे वाली लाइन में चला जाए, नहीं, A इसी वाली लाइन में हमेशा रहेगा, B इसी लाइन में हमेशा रहेगा। लेकिन D हमने फिक्स नहीं किया तो D से उछल के E पे आ गए, क्योंकि हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया है। ठीक है, नाउ अब चेक करो, पंजाब बराबर है MP के, नहीं, 0 लिख दिया। हरियाणा बराबर है MP के, नहीं। यूपी बराबर है MP के, नहीं।
MP बराबर है MP के, हाँ, तो आंसर आ जाएगा इंदौर। आंसर क्या आएगा? इंदौर। नेक्स्ट आपका HP बराबर है नो, MP बराबर है हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? सागर। क्यों सागर आएगा? क्योंकि अगर जैसे ही ये बराबर होगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी A2, और A2 में क्या आएगा? A7, क्योंकि A को फिक्स किया है, 2 वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया A7। ठीक है, तो ये हो गया आपका सागर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा? हरियाणा। हरियाणा बराबर है MP के? नहीं। MP बराबर है MP के? जी बिल्कुल, MP यहाँ पर बराबर है, तो ये आपका नेक्स्ट आपका आ जाएगा ग्वालियर। क्या आएगा? ग्वालियर। ठीक है, अब ये जो है इसको तो फिक्स किया नहीं था, D से E पे पहुंचा, E से पहुंचेगा F पे, लेकिन 1 हमारा फिक्स है। कंपेयर किससे करेंगे? हमेशा इसी से। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए अगर भूल गए हैं तो। कंपेयर किससे होगा? इससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे B2 को D1 से कंपेयर करेंगे, B3 को भी D1 से कंपेयर, अगर D के बाद E तो E से कंपेयर करेंगे, F तो F से कंपेयर करेंगे, और आंसर क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है, राइट। नाउ फिर से अब इसको फिल करते हैं, ये है F1, राइट। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ ओपन करिएगा और उसके बाद करिएगा तो शायद ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 2 पेज में इसे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है समझाने में। F1 है, फिर से चेक करिए, B2 बराबर है क्या? यूपी के? नहीं, वो पंजाब है और ये यूपी है। हरियाणा बराबर है यूपी के? नहीं। यूपी बराबर है यूपी के? यस, तो क्या आ जाएगा? नोएडा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नोएडा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? MP। MP बराबर है यूपी के? नहीं। HP बराबर है यूपी के? नहीं। MP बराबर है यूपी के? नहीं। हरियाणा भी नहीं। अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक ही बार यूपी आया ना, हाँ। हरियाणा भी नहीं एंड MP भी आपका नहीं। ठीक है, नाउ अब जो वैल्यूज़ आई हैं आपके पास वो यहाँ इतने 0 आए हैं और इतना 1 आए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3, टोटल 24 वैल्यू हमने यहाँ पर फिल की हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब एक बार ये देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि इस फॉर्मूले को सेल D2 में प्रविष्ट किया जाता है और इसके बाद D2 को कॉपी किया जाता है और D2 से F9, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो D2 में रखा है वो D3 D4 D5 पूरा नीचे तक, फिर E1 E2 E3 E4 नीचे तक, फिर F1 वाली लाइन में कहाँ तक जाएगा? F9 तक पेस्ट कर दिया जाता है, तो D2 से D9 की रेंज में कितने सेल में 0 आएगा? ठीक है, कितने सेल में 0 होगा? काउंट कर लो, या तो काउंट कर लो कि कितने सेल में 0 होगा, या काउंट कर लो कितने सेल में वैल्यूज होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 सेल में वैल्यू आई है। टोटल सेल आपके कितने हैं? 24। ठीक है, 24 सेल हैं, 6 सेल में अगर वैल्यू आई है तो बचे कितने? 18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 18। ठीक है, आंसर इज 18। ठीक है, चलो, तो करेक्ट आंसर आपका ये है। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है और मुझे समझाना था, इस वजह से मैं एक एक चीज़ आपको समझा रही थी इत्मीनान से। अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। MX एक्सेल खोलिएगा, इफ़ कंडीशन बहुत सारी जगहों पर आया है, उसको सॉल्व करिएगा और आपको अपने आप समझ में आएगा कि कितने आसान है। बस प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन होगा और अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है तो टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रूर करिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एनालिसिस करनी है आपको, और एनालिसिस करने का नाम ही तो UGC का एग्ज़ाम देना है, राइट। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। ये इतना लेंदी क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई। टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, UGC एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीचर्स एकेडमी ने ही आपका UGC एकेडमी बनाया है और दोनों ही एकेडमीज़ मिलकर आपको TGT PGT एंड UGC नेट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे।